अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पावरलूम इंडस्ट्री के हवाले से, उसके साथ साथ हालिया बजट के हवाले से भी बात करेंगे कि वो किस तरह जो इस कारोबार से लोग वाबस्ता हैं उनको हालिया बजट से क्या तवक्कुआत हैं। पावरलूम इंडस्ट्री की बात करें तो मुल्तान में टेक्सटाइल सनत की बात करें तो उसको रीढ़ की हड्डी माना जाता है और यहाँ पर लाखों पावरलूमें मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त की अगर सूरत हाल की बात करें तो महंगी बिजली और उसके साथ साथ टैक्सेस में इजाफा और महंगाई की वजह से हज़ारों जो पावरलूमें हैं वो बंद भी हो चुकी हैं। जो पावरलूमें इस वक्त वर्क कर रही हैं, जहाँ पर जो मज़दूर काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो ओनर्स हैं जिनको वो चला रहे हैं, आज हम ज़रा उनसे भी बात करेंगे कि वो इस वक्त किन हालात से दो चार हैं, उन्हें किन मसाइल का सामना है। इस पावरलूम से अगर हम दिखा सकें तो ये कपड़ा, उसके अलावा दरिया, खेस और दीगर कई मसनूआत तैयार होती हैं जो कि हमारे यहाँ अगर बात करें तो मुल्तान को इसका हब भी करार दिया जाता है। इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस कारोबार से वाबस्ता लोग क्या कहते हैं। उसके साथ साथ हम हालिया जो बजट आना है उस पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो नुमाइंदगान हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनको इस हवाले से क्या तवक्कुआत हैं और जो छोटे कारोबार हैं, स्मॉल इंडस्ट्री है, उसको बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए। इस सारी सूरत हाल पर आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम इस वक्त एक पावरलूम में मौजूद हैं और जहाँ पर हम आपको इस पावरलूम के हवाले से भी बताएँगे, उसके साथ साथ सूरत हाल क्या है इस वक्त कारोबार की, इस पर हमने कहा था कि बात करेंगे। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पावरलूम एसोसिएशन के उदाहरण यूनुस अंसारी साहब, वो मौजूद हैं। ज़रा उनसे पहले जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अंसारी साहब पावरलूम में मौजूद हैं, पावरलूम में यहाँ पे काम भी कर रही हैं, मजदूर भी यहाँ पे मौजूद हैं। ज़रा बताइएगा इस वक्त कारोबार की हालत कैसी है और सबसे बड़ा मसला आप लोगों को अपने कारोबार को चलाने में कब दरपेश आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे मसाइल को सुनने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए। मैं नहायत ही आपका शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि ये हमारा कारोबार जो चलता नज़र आ रहा है ना, ये सिर्फ पहिया घूम रहा है इसका। इसके अंदर अगर आप कहें ना कि हमारे लिए कोई रोज़ी का बंदोबस्त होगा तो वो नफ़ी में है। उसकी वजह यही है कि बिजली के रेट इतने बढ़ा दिए गए हैं, मिसाल के तौर पे मैं 4 पावरलूम चलाता हूँ, उसका बिल मेरा आया तकरीबन 20,000 रुपया, जो कि बिजली की कीमत उन्होंने उस पर प्रिंट की है, और 20,000 के ऊपर 22,000 रुपया उस बिल पे टैक्स लगा हुआ है। मैं ये हुकूमत से भी पूछना चाहता हूँ और आपसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब मैंने बिजली 20,000 की इस्तेमाल की है, वो 22,000 रुपया टैक्स जो हमारे ऊपर लगा है वो किस चीज़ का है, हमें ये बताया जाए। यही वजह है कि हमारा कारोबार दिन ब दिन बहरान का शिकार होता जा रहा है और ये इंडस्ट्री बिल्कुल खामोश होती जा रही है। दूसरी बात जो कि आए दिन आए माह हम पे जुल्म ये ढाया जाता है कि जब रीडिंग करने के लिए और हाँ जी ओवर बिलिंग के लिए जब रीडिंग लेके जाते हैं मीटर रीडर तो कुछ होती है, जब उसका बिल आता है तो वो कुछ होती है। मिसाल के तौर पे मीटर रीडर ने मीटर रीडिंग लिया, वो है तकरीबन 1,000 यूनिट इस्तेमाल हुआ, जब उसका बिल आएगा तो वो 1200 यूनिट का बिल होगा। बतलाइए, हम तो पहले ही इतने परेशान हैं, वो 1,000 का बिल पे करना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। जो 200 यूनिट हम पे जो डाल दिया गया है, ये हमारे साथ बदमाशी है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। मैं ये हम हुकाम बाला से गुजारिश करूँगा कि ये जो गुमाश से रिटर्न करने के लिए आते हैं या दफ्तरों में बैठे हुए हैं, इनको लगाम डाली जाए, वगरना फिर देखना जब आवाम बाहर निकलेगी अपने मसाइल के लिए तो फिर इनके लिए मसाइल का मेन मसला ओवर बिलिंग और बिजली के रेट में इजाफा भी है। हम सर आगे भी बात करेंगे। अच्छा, आप बताइएगा जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, सारे सब बताए थे कि ओवर बिलिंग, बिजली का बिल ज़्यादा होना, यूनिट महंगा हो जाना, जो एक आम मजदूर है जो जहाँ पे काम करता है, आप लोग जो माल बनाते हैं मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है,
प्रॉपर तरीके से डिमांड आ रही है या फिर उसमें प्रॉब्लम का सामना है? प्रॉब्लम इतनी सर के जैसे धागा, एक तो बिजली की महंगी है ना, ऊपर से धागा बहुत महंगा। अगर हम किसी कोई हमारे पास बाहर आ ही जाता है तो वो जब हम उनसे सौदा करते हैं, एक बोरा 30,000 का, जब वो हमारे पे कुछ 10% 20% पैसे दे जाता है, वो कहता है जी मेरा माल बना दो। हम उससे बात करते हैं तो 20 2-3 हज़ार में बोरा बैग बढ़ जाता है। अब वो हम सोचते हैं कि माल बनाएं, नुकसान करें या ना करें। अगर नुकसान करें, उसको छोड़ दें, वो बैठ जाता रहता है, दोबारा वो हमारे से काम नहीं करेगा। अगर हम उससे काम करेंगे तो हमारा कुछ नहीं रहता, नुकसान तो पहले कर रहे हैं। मेरी 8 लुमें थी, ऐसा मैंने सारी बेच दी हैं। ये हकीकत बात कर रहा हूँ। दूसरी 25 का मैं लेबर काउंसिल हूँ, जिवेद अंसारी मेरा नाम है। मैंने अपनी लुमें बेच दी हैं। अब क्या कैसे बेची हैं? 3 माह बाद मेरा बिल 1.5 लाख रुपया 2 लाख मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया। मैंने आपसे लिया, उससे लिया, पैसे चढ़ गए। मैंने एक लूम बेच के कबाड़ खाने में और अपना बिल अदा कर दिया। ऐसा मैंने 8 की 8 लूमें बेच दी। अब मैं कबाड़ का काम कर रहा हूँ, अब मैं लाटे उठा रहा हूँ, धागे उठा रहा हूँ। यानी कि मैं खुद ये काम शुरू कर दिया कि इसमें तो फ़ायदा है, लोगों का लूट, ये जो लूमें उठा लो या मोटे उठा लो। यानी कि इतना ये काम ख़त्म हो गया कि लोग अब ये जो मजदूर बाहर निकल रहे हैं, अब वो क्या करेंगे? चोरी डाका डकैती कुछ करेंगे ना, पेड़ पालना है ना बच्चों का, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे 2017-16 में से ना 18 रुपये फिक्स था इनका, B1 का फिक्स था 18 रुपये। उसमें हमें सब्सिडी मिलती थी। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब मेरी 8 लुमें थी, सब्सिडी मिलती थी 18 रुपये में, हमें सब्सिडी मिलती थी। बिल आता था 17-16 के साल से। हमें फिक्स किया जाए, 20 रुपये कर दिया जाए, 25 कर दिए। हमें B1 जो हमारी ये कमर्शियल ये घरेलू संद है ना, इनको 25 रुपये जब 30 जून फिक्स कर दिया जाए, ना आगे जाना पीछे। और सब जो और आती है फ्यूल एडजस्टमेंट, ये क्या है? फ्यूल पैसे क्यों क्या है ये? हम आपसे सौदा किया काम का, हमने माल बना दिया, आपको हमने बेच भी दिया। 2 माह बाद दोबारा जब हमने माल बेच लिया, पैसे ले लिए, वो कहते हैं जी आपकी तरफ 20,000 रुपये और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया भाई? हमने तो रेट में माल बेच दिया है, अब हमें क्यों दे रहे हो? हम अगर वो पार्टी को भाईजान वो आपकी तरफ वो बिल के पैसे बनते हैं वो देंगे हमें? ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ये पहले गवर्नमेंट आई थी इसने अच्छा काम किया था, हम इसे अच्छी की तवक्को रखते हैं। मोहतरमा मरीन नवाज जैसे सोलर की बात कर रहे हैं, और कुछ नहीं, घर घर सोलर लगवा दें, घर घर सोलर लगाएं। चलो ये जो बोझ हमारे ऊपर पड़ा या जो चोरी होती है वो भी कम होगी, चोरी भी कम होगी। ये सवाल उठा रहे हैं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट किस बला का नाम है कि 2 महीने बाद पता चलता है कि जी फलां जनवरी के महीने की अभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट रहती है, फिर अगला महीना गुजरता है तो फिर उससे फरवरी वाला महीना आ जाता है और हर महीने ये सिलसिला भी लगता रहता है। क्या हाल है आपके? ज़रा बताइएगा ये काम कैसे करती है और ये क्या क्या इसमें चीज़ें आप यूज़ करते हैं? इसमें सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात ये करना चाहूँगा कि ये जो हमारी पावर लूम इंडस्ट्री है ना, ये हमारी मुल्क की मईशत में एक बहुत भरपूर किरदार अदा करती है। और ये हमारा जो मुल्क का ज़र मुबादला है ना, उसकी एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो है इस इंडस्ट्री से हुकूमत हासिल करती है। और लाखों और करोड़ों मजदूर इसके साथ रिलेटेड हैं। इसमें आप ये देखें कि ये एक धागा है, ठीक है, ये धागा एक कॉटन से लेके धागा बनने तक, और धागा बनने के बाद उसका कपड़ा बनने तक, और उसको कपड़े को आगे सेल होने तक, ठीक है, हर पॉइंट के ऊपर जो है वो डिफरेंट परसेंटेज। यहाँ पे अब धागा बनने का अमल है, ये धागा या कपड़ा बनने का अमल है, ठीक है, ठीक है। ये कपड़ा बन रहा है, इसका एक प्रोसेस पीछे हो चुका है जो धागा बना है, और फिर इस कपड़े को हमने आगे जाके फिनिश में करवाना है। उस साइड पे जाएं जहाँ कपड़ा हाँ जी, ये बिल्कुल लगा है, दिखाता हूँ। ये इस वक्त हम उसमें मौजूद है। ये उस साइड पे जरा कमान दिखा सकें जो धागा है, और इस साइड पे हैं तो आपको अंदाज होगा किस खूबसूरत तरीके से यहाँ पर ये कपड़ा बना दिया गया है। और फिर इस कपड़े को हमने डिफरेंट प्रोसेस में आगे फिनिश करवाना है। हाँ, ये जरा कमरान इस साइड पे आ सके तो ये जरा दिखाएं कि ये आप किस शक्ल में आ चुका है। ये आप यहाँ पे बेडशीट है? नहीं सर, ये हमारी लेडीज शूटिंग है, इसमें बेडशीट्स भी बनती है। हाँ जी, इसमें डिफरेंट खेस भी बनते हैं, जरी के शॉल्स भी बनती हैं, डिफरेंट टाइप। यहाँ भी जरा है कमरा, ये देखें, ये भी कपड़ा बना हुआ है, ठीक है। अब इसको जब हम फिनिश करवाएंगे, इसको हम आगे ये हर पॉइंट पे सर हुकूमत जो है ना इसका ज़र मुबादला लेती है। इसके टैक्सेस के हवाले से हुकूमत एक बहुत बड़ी अमाउंट ज़र मुबादला की जो है वो लेती है इस सेक्टर से, ठीक है। मैं आपको और दिखाता हूँ। देखें, ये देखें यहाँ पे डिफरेंट किस्म की हमारे पास जो वैरायटीज़ हैं पावर लूम्स के ऊपर ये बन रही हैं। और आप ये देखें, हर पावर लूम के ऊपर एक जो जोड़ी होती है इसके ऊपर 2 लोग काम करते हैं। अब आप ये देखें कि एक फैक्ट्री में कितने मजदूरों का जो है, कितने ख़ानदानों का जो है वो इस सारे मामलात से उनका चूल्हा जल रहा है। मैं हुकूमती हुकाम से भी ये खुसूसी तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा
कि इस पूरे सेक्टर के हवाले से एक भरपूर तरीके से कानून साजी करें, एक बोर्ड तश्कील दिया जाए जो इस लोकल सेक्टर को, ख़ास तौर पे पावर लूम के सेक्टर को देखे और इसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं यहाँ उनको पे भी खपत बहुत है, बस गवर्नमेंट की सरपरस्ती चाहिए। जी, गवर्नमेंट की सरपरस्ती चाहिए और एक मखसूस बोर्ड के साथ जो है इसको जो है जहाँ तक हो सके इस सेक्टर को रिलीफ दिया जाए, जहाँ तक हो ताकि सके आम इस आदमी सेक्टर जो को रिलीफ दिया जाए। ये हमने आपको सारी सूरत हाल दिखाई। ये दोबारा हम आपको दिखाएंगे सारा पावर लूम का जो सेटअप है, किस तरीके से यहाँ पर धागा तैयार होता है। धागा तैयार होने के बाद यहाँ पर जो इस हवाले से कपड़ा बनता है, चादरें बनती हैं। हम ज़रा जो लोग यहाँ पे वर्क करते हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? ठीक है, कब से आप पावर लूम में काम कर रहे हैं? कितने टाइम से? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं। तो किन किन अब जो जिस तरीके से पावर लूमों का आमदन का सिलसिला महदूद हुआ है, कितनी परेशानी थी? तो 4-5 साल से तो बिल्कुल ही खत्म हो गया आमदनी का सिलसिला। महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई ज़्यादा हो बच्चों गई। की फीस नहीं दे सकते, घर का बिल नहीं अदा कर सकते, बिजली इतनी महंगी है ना, घर का बिल अदा करना मुश्किल है ना, बच्चों की फीस तो आपके पास क्या क्या स्किल, यहाँ पे क्या काम करते हैं? यहाँ पे मैं यहाँ चलाने को पूरी लूम चला लेते हैं? पूरी लूम चला लेते हैं। मुकम्मल तौर पर आप 20 साल से ये काम कर रहे जी, हैं, कपड़ा लेकिन आप ये कह रहे हैं कपड़ा भी बना रहे हैं, वैरायटियाँ भी यहाँ मुख्तलिफ वो आप कपड़े में डालते होंगे, जी, लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है सिर्फ महंगाई का। महंगाई का आ रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। बहुत ज़्यादा महंगाई है। ये आपने गुफ्तगू जानी, वो ये बता रहे थे कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है जो वहाँ पे काम करते हैं, और जो लोग ये सारा सेटअप चला रहे हैं वो भी इस सवाल से परेशान है। हम ज़रा पावर लूम एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं उनके पास भी जाएंगे कि ये जो सारा सेटअप, जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रोडक्ट तैयार हो रही है और मियारी प्रोडक्ट जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर कई प्रोसेस से गुजरने के बाद उसको तैयार किया जाता है, तो इस कारोबार की सरपरस्ती आखिर हुकूमत क्यों नहीं कर रही? आखिर क्या वजूहत हैं और किन किन चीज़ों पर हुकूमत काम कर ले तो ये कारोबार मज़ीद फैलता हुआ दिखाई देगा? इस सवाल के साथ हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस आज हम बात करें अपने प्रोग्राम में पावर लूम इंडस्ट्री, उसके साथ साथ स्मॉल बिजनेस के हवाले से आपने सूरत हाल देख ली कि किस तरीके से जो आम मजदूर है या फिर जो स्मॉल यूनिट चलाकर कोशिश कर रहा है कि अपना सर्कल बेहतर करने की, वो किस तरीके से परेशान है। अब हालिया नया बजट भी आना है, उस हवाले से भी तवक्कुआत क्या हैं, और उसके साथ साथ जो गुज़िश्ता और हालिया अभी तो माली साल चल रहा है जो गुज़रा है, उसमें आवाम के साथ, ताजरों के साथ जो स्मॉल बिजनेस है वो किस तरीके से मुतासर हुए या बेहतर हुए, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पावर लूम एसोसिएशन के सदर खालिद कंदील अंसारी साहब। उनसे बात करते हैं कि वो इसके पर क्या कहते हैं। अंसारी साहब, इंडस्ट्री की बातें हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं मुल्क में, ज़ियादा साहब कहते हैं अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट लाएंगे, लेकिन जो स्मॉल यूनिट चल रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्री चल रही है, उसकी सूरत हाल क्या है? किस हद तक आप लोगों को प्रॉफिट दे रही है हुकूमत की पॉलिसियाँ, और क्या मुतमिन है या नहीं मुतमिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत बाहर जाकर दूसरे मुल्कों के ताजरों को, जो बिज़नेसमैन हैं, उनको इन्वेस्टर के लिए बतौर इन्वेस्टर यहाँ बुला रही है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर हमारी इंडस्ट्री है इस वक्त, बिलखसूस हमारी वैल्यू जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो इतनी रोज़गार दे सकती है हुकूमत को, इतना एक्सपोर्ट दे सकती है, ज़र मुबादला दे सकती है। हुकूमत की इस तरह तवज्जो नहीं है। अगर आप बाहर से लोगों को लाकर या इन्वेस्टर को लाकर यहाँ उनको सहूलतें देते हैं, अगर यही सहूलतें आप अपने पाकिस्तानी जो बिज़नेसमैन हैं उनको दें, छोटे स्मॉल जो हमारे यूनिट्स हैं उनको दें, तो इंशाअल्लाह मैं ये दावा करता हूँ कि हुकूमत को ना सिर्फ ज़र मुबादला मिलेगा बल्कि पाकिस्तान को रोज़गार भी मिलेगा। और इसके रोज़गार मिलने से पाकिस्तान की जो हमारी जो इंडस्ट्री, बिलखुसूस पावर लूम इंडस्ट्री की मैं बात करूँगा, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये कॉटेज इंडस्ट्री है, घर घर छोटे बच्चे से लेकर 80 साल बूढ़ा तक इसमें काम करता है, और इसके काम की वजह से बेरोजगारी में इंतहाई कमी आती है जब ये हमारा कारोबार चलता है। अगर कारोबार चले तब आप ये तो अभी आप ये कह रहे हैं कि अगर इसको एक पीक पोजीशन पे ले जाया जाए तो बहुत फायदा होगा। अभी हालिया पोजीशन क्या है, अभी कारोबार करने का माहौल कितना है, अभी जो आपके पास वर्किंग मजदूर हैं वो किस हद तक मुतमिन है, और आप लोग प्रॉफिट से किस हद तक मुतमिन है?
हाँ, देखें वो जो इस वक्त हमारी पोजीशन है ना, वो बिजली के रेट्स की वजह से, टैक्सेस की वजह से, और इसी तरह गैस के रेट्स की वजह से, और दीगर जो महंगाई है उसकी वजह से इतना परेशान है कि हमारी इंडस्ट्री इस वक्त बिल्कुल बहुत क्राइसिस का शिकार है। उसकी वजह से हमारा जो मजदूर है वो बेरोज़गार हो रहा है। हमारा जो छोटा पावरलूम इंडस्ट्री का मालिक है वो इस वक्त बेरोज़गार है। इस वक्त तकरीबन 50% हमारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। 50% बंद हो चुकी है। यानी अगर मैं मुल्तान की बात करूं, मुल्तान में लाखों मजदूर बेरोज़गार हैं। इसी तरह पाकिस्तान लेवल पे जाएंगे तो तकरीबन करोड़ों मजदूर बेरोज़गार हैं। ये जो माली साल गुजरा 2023 और 24 का माली साल, जिसमें हुकूमत, निगरान हुकूमत थी उस वक्त, और शहबाज शरीफ साहब भी दो मुकम्मल होने वाला था, तो क्या समझते हैं वो ये जो माली साल है ये कैसा गुजरा है, और नया बजट भी आना है, हुकूमत ऐसा क्या काम करे कि आप लोग कहेंगे कि यार ये बजट ठीक है? देखो जो पिछला साल गुजरा है ना, वो तो मेरे ख्याल तारीख का बदतरीन साल था, उसको किसी तरह भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। लेकिन इस साल जो अब हुकूमत ने जो चार्ज संभाला है, इससे हमें काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है 2024 में। वो इस तरह के जिस तरह आप देख रहे हैं कि पेट्रोल के रेट कम हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, आटे के, दाल दलिए के, सब के रेट कम हो रहे हैं, तो इससे लोग खुशहाल तो होंगे, महंगाई कम होगी, परेशानी कम होगी, लाजमी बात है। लेकिन हुकूमत से जो हम उम्मीद रखते हैं ना, वो ये है कि सबसे पहले बिजली के रेट कम करें। उसके बाद जो ये बिजली को लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग का हमारे इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर हमारे ना बिजली चोरी नहीं होती, लाइन लॉसेस कम होते हैं, रिकवरी बेहतरीन होती है, 100% रिकवरी होती है, वो वहाँ पे वो लोड शेडिंग का मसला नहीं होता। लेकिन इसके लिए हमें इंडस्ट्री को 24 घंटे बिजली चाहिए। वो क्या इन्होंने तरीका वारदात क्या किया है, वो इस तरह है कि वो लोड शेडिंग तो नहीं करते, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर हमारा कोई डैमेज हो जाता है ना, किसी वजह से टेक्निकल फॉल्ट पड़ जाए या कोई मामला हो जाए, उसको ये हफ्ता यानी 7-7 दिन 8-8 दिन उसको रिपेयर ही नहीं करते। 7-7 8-8 दिन रिपेयर भी नहीं करते, ये सूरत हाल है। और इस वक्त जो मेन मसला आ रहा है वो एक तो टैक्सेस और दूसरा बिजली के बिलों का आ रहा है, जिसकी वजह से जो ताजिर है वो परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ पावरलूम एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, हाजी सईद साहब से, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अभी इंसाइद साहब बता रहे थे कि ये वो इंडस्ट्री है जो लाखों लोगों को कारोबार दे सकती है, लाखों लोगों को रोज़गार दे सकती है, लेकिन उस्ताद ये भी कह रहे हैं कि हमारी 50% इंडस्ट्री बंद हो गई है। तो जो मौजूद है इंडस्ट्री आप लोगों की, जो लोग आप लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना मुश्किल हो जाता है पॉलिसियों की वजह से या महंगाई की वजह से? देखें जी, इस वक्त जो हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं ना, ख़ास तौर पे बिजली के रेट के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम मार्केट में जो अपना कपड़ा तैयार करते हैं वो इतना महंगा होता है कि उसको ख़रीदने वाले की इतनी कुव्वत नहीं होती कि वो उस महंगे कपड़े को हमसे ख़रीद सके, जिसकी वजह से हमारे आर्डर्स जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और जब हम कपड़ा तैयार करते हैं तो उसकी कास्ट इतनी बढ़ जाती है कि वो बिजली के बिल, उसमें टैक्सेस इतने ज़्यादा होते हैं, गैस की कीमतें इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो मार्केट में हम कम्पीट नहीं कर सकते। हालांकि कहा जाता था कि मुल्तान में काफ़ी मियारी और सस्ते दामों और खेस हो गए, चादरें हो गई, दरियाँ हो गई तैयार होती हैं, लेकिन आप ये कहने कि अब इनका जो कास्ट है प्रोडक्शन की वो उसमें इजाफा हो गया है। देखें जी, ये सबसे अहम बात आपने जो खुद ही कह दी है कि सबसे अहम जो मामला इस वक्त चल रहा है, हमें जो दरपेश मुश्किलात हैं, उसमें सबसे अहम इशू जो है वो बिजली के रेट हैं। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि आने वाले बजट में ख़ास तौर पर पावर लूम्स के लिए कोई ऐसा पैकेज का ऐलान किया जाए कि जिससे पावर लूम इंडस्ट्री अपने कदमों पे खड़े हो सके और हमारे जो मज़दूर हैं वो बेरोज़गार होने से बच जाएं, क्योंकि जब पावर लूम इंडस्ट्री के मज़दूर बेरोज़गार होते हैं तो लामहला तौर पर वो कारोबार से अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्राइम रेट बहुत बढ़ जाता है। आपके इस वक्त सबसे मेन मसला आपको बिजली के बिलों का चल रहा है? सबसे अहम मसला बिजली के बिल हैं। अगर हुकूमत इस कारोबार को चलाने में बिल्कुल मुखलिस है तो हम ये गुजारिश करेंगे कि आइंदा आने वाले बजट में हमें ख़ास तौर पे पावर लूम्स के लिए पैकेज का ऐलान किया जाए। पावर लूम्स के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए। और इस हवाले से हाजी साहब ये कह रहे थे कि बिजली के बिल सबसे मेन प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं, और इस हवाले से उनको प्रॉब्लम के सामने हमारे साथ पावर लूम एसोसिएशन के और भी उदार मौजूद हैं। हाजी अरशाद अहमद काजी साहब, तो मुझसे बात करेंगे। काजी साहब, अभी हाजी साहब और खालिक इंसाई साहब बता रहे थे कि जी महंगाई कम हो गई है, बिजली के बिल ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा मसला ही बिजली का है। अगर बिजली के रेट कम ना हुए ये काम चलेगा ही नहीं। आप कहते हैं कि जी सनत बंद हो जाएगी? बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसमें
30,000 लूम जो है ना मुल्तान से लोग बेच चुके हैं। 30,000 जी जी, जो कबाड़ खाने वालों ने खरीदी है। तो इंडस्ट्री पहले से बहुत ही कम हो गई है। दूसरा लिस्ट का एक ही है, अगर गवर्नमेंट बिजली सस्ती नहीं कर सकती तो फिर लोगों के साथ तामन करके तो सोलर की प्लेटें सोलर लगाएं और गवर्नमेंट अपनी सरपरस्ती में लोगों को सोलर लगा के दें और बिजली के रेट खुद ब खुद कम हो जाएंगे। मुफ्त बिजली का हुकूमत ऐलान तो करिए कि जी हम सोलर प्लेटें देंगी, वो लेकिन हाँ। पैकेज वो अलग है 100 यूनिट वालों के लिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा इंडस्ट्री के लिए दें ना, वो घरों के लिए भी अच्छी बात है लेकिन इंडस्ट्री के लिए भी। इंडस्ट्री के लिए पैकेजेस तो बहुत अनाउंस किए गए, तो क्या उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, हवाई बातें होती हैं? बस हवाई बातें, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत हम तो अपील करते हैं कि गवर्नमेंट तवज्जो दे कि संत को जो है ना बर्बाद होने से बचा ले। इससे बहुत सारे लोग वाबस्ता हैं, रोजगार लगा हुआ है लोगों का। जब आप जिस तरह कह रहे थे कि 30,000 करीब जो लूमें हैं वो बंद हुई हैं, जी जी, तो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, जी जी, तो आप लोगों की उनसे मुलाकातें भी होंगी, जी जी, आपका उनसे मिलना जुलना भी होगा, जी तो जी, वो इतना अरसे से वो ये काम कर रहे थे, जी जी, तो अचानक ये सारा कुछ खत्म हुआ, जी तो जी, उनकी हालत अब आजकल कैसी है? वो कोई रेडी पे खरबूजे बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, हाल क्या है उनका मंदा ही है। हालांकि वो स्किलफुल लोग थे। जी जी, वो लुमें ही बेच गए हैं, दोबारा उनसे ये लुमें लगेंगी नहीं। वो अपनी जो पावर लूमें है उसको ही खत्म कर चुके हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है। और जो हालिया बजट आना है उसमें ये तवक्को कर रहे हैं जो पावर लूम एसोसिएशन के अहदेदार हैं कि हुकूमत बिजली के बिलों में कुछ कमी लाएगी, उसमें रिलीफ देगी, तो तभी ये कारोबार चल पाएगा। मुल्तान की स्पेशली बात कर लें तो पावर लूम इंडस्ट्री यहाँ पे लाखों लोग इस वक्त बसते हैं, कई लाख लूमें यहाँ पे थी और यहाँ पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये काम होता था। लेकिन प्रॉब्लम ये बनी कि जैसे ही बिजली के रेट में इजाफा हुआ, महंगे बिल आए, तो इसमें जो लोग हैं उन्होंने कारोबारी अपना ख़त्म कर दिया। और उसके साथ मुल्तान के जो मखसूस जिस तरह दरियाँ, खेस, उसके अलावा जो बाकी चीज़ें वो काफ़ी मशहूर थी। लेकिन वही बात कि जब प्रोडक्शन में कास्ट ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मार्केट में उसका रेट इजाफा हो जाएगा। मार्केट में रेट इजाफा होता है तो फिर उसकी कीमत, उसकी सेल कम हो जाती है। ये सूरत हाल मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें हालिया बजट के हवाले से और जो माली साल 2023-24 जिस तरीके से गुजरा है उस हवाले से भी हमने बात की। हमने आपको अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम दिखाया कि जो हमारे यहाँ स्मॉल इंडस्ट्री है उसकी हालत क्या है, जो छोटी सनत है और उससे जो मुल्क का तबका है वो किस हाल से गुजर रहा है और उसकी नए बजट के हवाले से हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं वो भी आपने जानी। ओवरऑल हम बात करेंगे कि जो माली साल 2023-24 गुजरा वो आवाम का कैसा गुजरा। हमने देखा कि आए रोज़ हम लोगों की गुफ्तगू सुनते हैं तो परेशानी झलकती है। तो क्या हालात अब बेहतरी की तरफ जाने को शुरू हुए हैं या भी मुश्किल फ़ैसलों का इंतज़ार कौम को करना पड़ेगा? इस पर बात करने हम पहुँचे हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं शकील अंजुम साहब। उनसे बात करते हैं कि वो किस नज़र से देखते हैं मौजूदा हालात को। क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में इतनी कैपेसिटी है कि वो मुश्किल फ़ैसलों के दौर को ब्रेक लगा सकेगी? शकील अंजुम साहब, आए रोज़ पब्लिक के पास जब भी हम जाते हैं तो लोग एक ही बात करते हैं, महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई, बिजली के बिल ज़्यादा हो गए। तो क्या जो अभी मौजूदा हुकूमत बैठी है, क्या कैपेसिटी नज़र आ रही है आपको कि ये जो बजट आएगा उसके बाद अगर हुकूमत चलती है तो वो हालात को बेहतर कर लेंगे, मुश्किल फ़ैसलों को ब्रेक लगा लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जो आपने सवाल किया कि मुश्किल फ़ैसले, तो मेरे ख्याल है जब से हमने ये होश संभाला है तो यही सुनते आ रहे हैं कि मुश्किल फ़ैसलों की जो है वो ज़रूरत है। और इस वक्त भी जो है वो गवर्नमेंट यही कह रही है कि मुश्किल से मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। लेकिन आप देखें कि पिछले साल जो हालात रहे उसमें भी सब कुछ जो बर्दाश्त करना पड़ा वो आवाम को करना पड़ा। वो बिजली की कीमतें हों, गैस की कीमतें हों, बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, उस हवाले से जितनी भी चीज़ें सामने आई, हुकूमत के जो भी इक़दामात थे उसमें आवाम को कहीं रिलीफ़ नज़र नहीं आया। जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि आने वाला बजट जो कि IMF की शराइत पर बनाया जा रहा है
और तमाम की तमाम शराइत जो है वो IMF अपनी मनवा रहा है, तो ये बजट पिछले साल से भी मुझे लगता है कि मुश्किल होगा, सख्त होगा। और अभी से आप देखें कि आए रोज़ जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अगरचे एक रोज़ पहले पेट्रोल की कीमत 4 रुपये कुछ पैसे कम की, लेकिन उसी रोज़ ही बिजली की कीमत को बढ़ा दिया गया। तो इससे लगता है कि अवाम के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है कि किस तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बढ़ाने हैं। लेकिन लगता यह है कि ये जो हुकूमत है डे टू डे अफेयर्स पे चल रही है, अभी तक जो है वो ऐलानात ही सुनने को मिल रहे होते हैं हमें। लेकिन पंजाब सरकार तो आटा सस्ता होने की बात कर देती है। पंजाब सरकार कहती है खिदमत दलीस पर प्रोग्राम शुरू कर दिया, अवाम की खिदमत होगी, लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब की बातें शुरू हो गई। तो पंजाब सरकार की तो गुफ्तगू ही अलग है, वहाँ से वफाकी हुकूमत की मजबूरियाँ और उनकी गुफ्तगू में जो लाचारी है वो ख़त्म ही नहीं होती। तो ये दोनों हुकूमतों का क्या को नजर आता है? तीसरी हुकूमत KPK वाली धमकियों पे ख़त्म होती है, तो ये चल क्या रहा है? देखें, जब तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। और जो वफाकी हुकूमत है उसकी ज़िम्मेदारी है तमाम सूबों को साथ लेकर चलना। जहाँ तक पंजाब हुकूमत की आपने बात की है, तो वो अभी तक जितने भी मंसूबे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, ऐलानात की हद तक हैं। सिर्फ रोज़मर्रा की बुनियाद पर ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन उन मंसूबों से मुझे ये बताएं कि जो अवाम है उसको क्या रिलीफ मिलेगा। वो आटा सस्ता होने का प्रचार कर रहे हैं। अवाम ये आटा सस्ता होने की वजूहत ये हैं कि उन्होंने जो काश्तकार थे उसे गंदम ही नहीं ख़रीदी। जो हुकूमत ने सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की थी 3900 रुपये फ़ी मन, वो नहीं ली। फिर एक गंदम का स्कैंडल आ गया, आपने देखा कि 1 अरब उसमें ज़ाया हो गया और वो गंदम खाने के काबिल नहीं है। उसकी वजह आटा सस्ता होने की वजह कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, उसकी वजह यह है कि बम्पर क्रॉप हुई, फिर ख़रीदारी ना हो सकी तो किसान ने औने पौने दामों बेच दी, तो उसकी वजह से जो है वो आटा सस्ता हो गया। उसमें हमें हुकूमत की एफ़र्ट कहीं नज़र नहीं आ रही कि हुकूमत ने अपने तौर पर एफ़र्ट की हो और लगता हो कि हुकूमत के इक़दामात की वजह से जो है वो गंदम या आटे की कीमत कम हुई है। मसला ये है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त फोकस किया जा रहा है FBR पर कि टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए। 9500 अरब का टारगेट लास्ट टाइम था। टैक्स कैसे कलेक्ट होगा? मतलब आपने एक ही तबका है जो सैलरी पर्सन है उसको फोकस किया हुआ है। एट सोर्स जो है 400 अरब रुपया जो है वो सैलरी पर्सन टैक्स अदा करता है, जो ना रिटेलर देता है, ना टेक्सटाइल वाला देता है, ना कोई बड़े ताजर देते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो सैलरी पर्सन दे रहा है और वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट भी हो रहा है। इसके बावजूद आप फिर कह रहे हैं कि हमने जो है सैलरी पर्सन, सैलरी जो तबका है उससे टैक्स मज़ीद लेना है। तो उसको मराहत आपने क्या दी हैं? जो टैक्स पेयर है उसको कम से कम आप कुछ मराहत तो दें ताकि उसको भी एहसास हो कि आया उसका जो पैसा टैक्स का कटता है वो कहीं लग भी रहा है। आप सेहत का शोबा देख लें, वो ज़बों हाली का शिकार है। एजुकेशन का देख लें, कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो सलामत हो, जहाँ पर बच्चों के बैठने की जगह हो, टीचर्स पूरे हों, कहीं आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। और दूसरी तरफ हुकूमत के जो अखराजात हैं जिसको कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। आप अपने ज़िले में ही देख लें, ब्यूरोक्रेसी की शान बान और ठाठ। मतलब एक DC निकलता है तो उसकी गाड़ी और 4 गाड़ियाँ उसके पीछे चलती हैं सिक्योरिटी के लिए। तो इसी तरह पुलिस का ये रवैया है। मतलब जिन लोगों ने हमारी हिफाजत करनी है वो खुद जो है इस प्रोटोकॉल के अंदर और रोज़ाना की बुनियाद, माहाना की बुनियाद पर लाखों रुपया उनका पेट्रोल का बिल है। जब तक ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी, मैं ये समझता हूँ कि ये हालात तब्दील नहीं हो सकते और हुकूमत चाहती भी नहीं है। माशी जावी तो हर जगह नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। उसके असरात अगर हम सिर्फ मुल्तान और साउथ की बात करें तो क्राइम का किस हद तक आपने इजाफा देखा? कई ऐसे से आप सहाफ़त को देख रहे हैं, काफ़ी गहरी नज़र है। तो ये जो आजकल नए से नए वाक़यात सुनने को मिलते हैं, तो ये किस तरफ, किन हालात की तरफ इशारा है? देखें, जब मुल्क के अंदर बेरोज़गारी होगी, मुआशी इस्तेहकाम नहीं होता, तो उस वक़्त क्राइम रेट जो है वो बढ़ता है। तो इस क्राइम के बढ़ने की वजह भी मुआशी हालात ही हैं। ज़ाहिर है जब लोगों को रोज़गार नहीं होगा, खाना नहीं मिलेगा, तो उन्होंने डकैती करनी है, चोरी करनी है और आए रोज़ जो है वो डकैती और चोरी की वारदातों में
इजाफ़ा हो रहा है, ना कि कमी हो रही है। और बहुत ज़्यादा क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। और ख़ास तौर पर आप देखें कि चोरी और डकैती के अलावा साइबर क्राइम में बहुत बड़ा इजाफ़ा हुआ है। आप देखें कि उसके अंदर कितने बड़े लोगों की तादाद जो है वो इन्वॉल्व है, और लोगों के रोज़ाना की बुनियाद पर जो है बैंकों से पैसे निकल जाते हैं और फ्रॉड हो रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि इसकी वजह ये सारा का सारा जो है मुआशी बहरान ही है। नए बजट से कोई तवक्कुआत नहीं है? नए बजट अल्फाज का गोरख धंधा होगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह से माजी में हुकूमतें बजट पेश करती हैं, आदाद व शुमार को कभी ऊपर कर देती हैं, कभी नीचे कर देती हैं, इससे ज़्यादा मुझे बजट में कोई नई चीज़ नज़र नहीं आएगी। इससे ज़्यादा कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया अशकिन जम साहब। अल्फाज का गोरख धंधा करार दिया है। जो नई स्पीच होगी बजट के हवाले से, जो कि वफाकी वज़ीर ख़जाना आज आप बजट पेश करेंगे उसमें देंगे। अभी तक हमें कोई बेहतरी की इस हवाले से कहीं से, जब ये जैसे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया शुरू से लेकर अब तक, हर जगह यही कहा जाए कि जो अभी बजट गुजरा माली साल 2023-24 वाला, जो कि मुकम्मल होने वाला है तकरीबन, तो उसमें भी पब्लिक को कुछ नहीं मिला। मुश्किल फ़ैसलों का नाम लेकर पब्लिक पर मज़ीद बोझ डाला गया। और अब फिर नया जो बजट आएगा उसमें भी यही बात सुनाई दे रही है कि मुश्किल फ़ैसले, पता नहीं मुश्किल फ़ैसले कब ख़त्म होंगे। हम इस सवाल को लेकर हम ज़रा जाएँगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वहाँ पर इस वक्त से मज़ीद बात करेंगे कि जो हमारी इंडस्ट्री है तो वो किस हद तक बेहतर हुई है, या जो चल रही है तो उसकी हालत क्या है, और मज़ीद सरमायाकारी का माहौल दिखाई दे रहा है या नहीं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से, हमने आपको मुल्तान की जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसके हवाले से भी आपको बताया कि वो लोग किन मसाइल से दो चार हैं। उसके साथ साथ अब हम अपने प्रोग्राम के सेगमेंट में बात करेंगे कि जो अभी हालिया बजट आ रहा है तो हुकूमत उसमें ऐसे क्या फ़ैसले करे तो कारोबार को बेहतरी और तक़वियत मिलेगी, जो मुल्क में बिज़नेस का माहौल है वो बेहतर होगा, सरमायाकारी आएगी। और इस सवाल से बात करने हम पहुँचे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हमारे साथ मौजूद हैं सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियाँ राशिद इकबाल साहब, उनसे बात करते हैं। मियाँ साहब, हर साल बजट स्पीच होती है, अपोजिशन एहतजाज करती है, बजट की कापियों को फाड़ती है और हुकूमत कहती है कि हम बजट अच्छा ला रहे हैं। अभी एक और बजट भी आना है, इस बार इसाकदार साहब नहीं हैं और ज़ेर साहब हैं। क्या समझते हैं, आपको क्या तवक्को है कि कैसा बजट आएगा और आप क्या तजावीज़ अब तक उनको भेज चुके हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। वज़ीर ख़जाना कोई भी हों जी, बजट तो वही पेश किया जाएगा जो IMF कहेगी। हम IMF के प्रोग्राम में हैं और अगले मज़ीद 3-4 साल भी हम IMF के प्रोग्राम में रहेंगे। तो हमारा बजट उतने साल तो वहीं से ही बन के आएगा। हमने तो सिर्फ अनाउंस करना है। और बजट वाले दिन ज़ाहिर है वज़ीर ख़जाना साहब अपनी तकरीर में अच्छी अच्छी सारी बातें हमें बता देंगे, मगर जो मुश्किल फ़ैसले हैं, जो हमारे ऊपर नए बोझ डाले जा रहे हैं, उसमें से वो कोई भी बात हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे। वो तो जब फाइनेंस बिल आएगा उसमें फिर पता चलेगा कि कौन कौन से टैक्स लगे हैं, कौन कौन से टैक्सों की शरह बढ़ाई गई है और किस किस सेक्टर के ऊपर नई पाबंदियाँ ही मैं तो कहूँगा कि लगाने जा रहे। तो ये सब कुछ फाइनेंस बिल में पता। आप ये कह रहे हैं कि अभी ये उस वक्त ही मालूम होगा जब फाइनेंस बिल आएगा, लेकिन मेरा ये सवाल है कि IMF बजट ज़रूर बना रही है आजकल और कई सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन क्या जो मौजूदा ग्राउंड रियलिटीज़ हैं क्या उनमें मज़ीद टैक्सेस का इजाफा, मज़ीद इस हवाले से चीज़ों पे जिस आप कह रहे हैं कि पाबंदी लग जाएगी या कुछ चीज़ें जैसा होती हैं हमारे यहाँ, तो क्या कैपेसिटी है हमारे ताजर की, हमारे यहाँ जो बिज़नेस सेक्टर है उसकी कैपेसिटी है कि मज़ीद टैक्सेस को वो बर्दाश्त कर सकें? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जो अब बिजली के रेट हो गए हैं, आप में कैपेसिटी है बिजली का बिल देने की? मुश्किल हो जाता है। तो यही हाल ताजरों और सनतकारों का भी है, वो ऑलरेडी मुश्किल में है, उनकी कैपेसिटी ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, मगर इससे हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुकूमत के अपने पास भी पैसे नहीं है, हुकूमत बिल्कुल कंगाल है, ख़जाना खाली है और उन्होंने हर अपने टारगेट आगे बढ़ा कर ही पेश करने हैं। और बाकी ये है कि जो बेहतरी की तरफ जाने वाले इक़दामात हैं उनमें से मुझे कोई एक भी अभी तक नज़र नहीं आया और ना ही मुझे उम्मीद है। अगर हमने अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाए हुए हैं और जब तक हम या अपनी चादर ना बड़ी करें या अपने पाँव ना समेटें, हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। हमने एक एक वजारत को तोड़ के उसकी 4-4 वजारतें बनाई हुई हैं
उनको वापस क्लब करके वज़ीरों मशीरों का बोझ कम करने की ज़रूरत है। हमने एक ही काम करने के लिए हुकूमत के 5-5, 6-6 अदारे बनाए हुए हैं, जिन सब को मर्ज करके एक अदारा बनाने की ज़रूरत है। और जो फालतू लोग हैं उनको गोल्डन हैंड शेक दे के फ़ारग करने की ज़रूरत है या सरप्लस पूल में ले जाने की ज़रूरत है। और जितने हुकूमत के कारोबार हैं जो खसारे में चल रहे, उन सब अदारों को बेचने की ज़रूरत है। ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन की तो बात कर रही है, अभी तक तो बात ही हो रही है ना जी। कितना अरसा हो गया, 1.5 साल पहले यही हुकूमत थी और अब 4 माह अब हो गए हैं। तो आप मुझे बताएं कि इस 1.25 साल या 2 साल के अरसे में कितने अदारे प्राइवेटाइज हुए हैं। तो बातें चलती रहेंगी, असल पता लगेगा जब अमल दरामद शुरू होगा। इसके साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि अभी तो आपकी गुफ्तगू से हमें जो बाकी मुल्क के लोग हैं उनकी बातों में भी इसी तरह मायूसी झलकती है और आपकी बातों में भी हमें मायूसी झलक रही है कि जी ऐसा कुछ नया नहीं होने वाला, बेहतर जो होना चाहिए। तो ये जो मुश्किल फ़ैसलों का सफ़र है, कहीं जाके इसको ब्रेक लगेगी या ये सिलसिला मज़ीद तवील होता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, जैसे मैं पहले बता रहा था आपको, ये सब कुछ करने के साथ साथ हुकूमत का साइज़ छोटा करें, नुकसान में चलने वाले अदारे बेचें। और पेंशन एक बहुत बड़ा बोझ है हमारे ऊपर, पेंशन के ऊपर टैक्स भी लगना चाहिए और पेंशन की स्लैब्स भी होनी चाहिए। हमारे मुल्क में तो 100% तनख्वाह के बराबर भी पेंशन है और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इतनी हैं कि रिटायर्ड लोगों को बिजली फ्री, PIA के टिकट फ्री, घर का किराया फ्री, मुलाजम, ड्राइवर, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी फ्री। तो ये सब कुछ हमें बंद करना पड़ेगा। हम कोई अमीर मुल्क नहीं है जो इतना सब कुछ अफोर्ड कर सकें, वो भी रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए। तो जब तक हम अपने ये सब कुछ नहीं करते, जब तक हम अपनी तरतीब सीधी नहीं करते, अपनी सीमत सही नहीं करते, उस वक्त तक बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो ये भी समझता हूँ कि हमें अगले 4-5 साल के लिए अपने गैर तरक्याती अखराजात के ऊपर भी फ्रीज़ लगाना चाहिए। हमें नहीं कोई गैर तरक्याती अखराजात करने चाहिए 4-5 साल तक, जब तक हमारे कर्ज़ों का बोझ हमारे ऊपर इतना कम नहीं हो जाता कि हम दोबारा तरक्याती अखराजात की तरफ मतवज्जा हो सकें। मौजूदा जो हालात चल रहे हैं इनमें इंडस्ट्री लगाना कितना मुश्किल है? हुकूमत ने यहाँ पर नए सहूलत सेंटर भी कायम किए इंडस्ट्री के हवाले से कि जी हम शहर लाहौर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में हम कायम किए हैं कि जी ताजरों को जो इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसको एक ही छत तले सहूलत देंगे, उसके मसाइल हल करेंगे। तो इंडस्ट्री लगाना इन हालात में कितना मुश्किल है और जो चल रही है उसको चलाना कितना मुश्किल है? इंडस्ट्री लगाना तो नामुमकिन है, आजकल के दौर में तो नामुमकिन है। और जो चल रही है वो भी अंडर कैपेसिटी चल रही है और जो बहुत सारी इंडस्ट्री आपको पता है बंद भी पड़ी है। तो ये सब कुछ इसी वजह से ही है कि हमारी इनपुट बहुत महंगी है। हम ख़ास तौर पे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव नहीं रहे। हमारी बिजली के और गैस की एनर्जी की प्राइस इतनी ज़्यादा है कि हम बाकी सब चीज़ें तो उसी भाव हैं, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, चाइना में भी, मगर ये दो चीज़ें बिजली और गैस हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगी हैं, इसलिए हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव नहीं हैं। गुज़िश्ता सालों में देखा कि टेक्सटाइल सनत पर बिजली के निर्खों में रिलीफ दिया गया था और कहा गया था कि उस पर हम रिलीफ देंगे। तो क्या इस बजट में कोई ऐसी सूरत दिखाई दे रही है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। हालांकि मैं समझता हूँ कि रिलीफ होना चाहिए, क्योंकि यही एक वाहद इंडस्ट्री है जो हम सबसे ज़्यादा हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके लाती है और सबसे बड़ी हमारी एक्सपोर्ट भी टेक्सटाइल की है। और इसको तो होना ही ज़ीरो रेटेड में चाहिए था, वो भी हुकूमत की बहुत बड़ी गलती थी। वो तो FBR ने फिर बाद में मान भी लिया कि हमसे गलत डाटा दे हो गया था। पहले कहने लगे कि 60% लोकल कंजम्पशन है और सिर्फ 40% एक्सपोर्ट होती है। फिर बाद में खुद ही मान गए कि नहीं जी 65% एक्सपोर्ट होती है और 35% लोकल है। तो टेक्सटाइल को तो ज़ीरो रेटेड होना चाहिए और इनको बिजली भी सब्सिडाइज रेट पे मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ जो इस वक्त हुकूमत, हम हर बजट में सुनते हैं कि इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे और सरमायाकारी को लाया जाएगा, सरमायाकारी के लिए माहौल बेहतर बनाया जाएगा। तो अभी जो माली साल गुजरा है 2023-24, तो आपने ख़ुद, क्योंकि आप मुल्तान चैम्बर को लीड भी करते हैं, सिर्फ साउथ की बात कर लें तो कितनी सरमायाकारी यहाँ पे देखी, या ओवरऑल अगर पंजाब की बात करें तो कितनी सरमायाकारी यहाँ पे देखी? आप अपनी स्टॉक एक्सचेंज देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है और सारी बैंकों में इन्वेस्ट हो रही है।
और बैंकें 50-50, 60-60% मुनाफा डिक्लेयर कर रही हैं। खरबों रुपया मुनाफा है हर बैंक का। तो जाहिर है मैं तो समझता हूँ कि ये भी एक ज़्यादती है, क्योंकि हुकूमत के पास और कोई चारा नहीं है कि हुकूमत को मजबूरन बैंकों से इतना ज़्यादा लोन लेना पड़ रहा। और मार्कअप भी हमारा अगेन हमारे स्टेट बैंक और IMF दोनों अदारे नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में मार्कअप कम हो, उसकी वजह से मार्कअप भी हुकूमत को ज़्यादा पे करना पड़ रहा। तो बैंकें बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही हैं, और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ भी रही है वो सारी बैंकिंग सेक्टर में ही आ रही है। मैं तो समझता हूँ कि इनको हुकूमत को चाहिए कि वो बैंकिंग सेक्टर के साथ नेगोशिएट करें, और जो इतना ज़्यादा प्रॉफिट है बैंकों के ऊपर कोई सुपर टैक्स लगाएं, कोई कुछ इसका बंदोबस्त करें, वरना तो सारा सरमाया जो है वो बैंकों के मालकान के पास इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में हम ये भी जानना चाहेंगे कि हुकूमत के पास सिवाय टैक्स के अलावा कोई और भी ऑप्शन है आवाम को देने को? आवाम को देने के लिए क्या है, ये आपने देख ही लिया, कल परसों से खबरें आ रही हैं कि एजुकेशन का बजट आधा कर दिया है। तमाम यूनिवर्सिटियाँ और गवर्नमेंट के तालीमी इदारे मुश्किल में फंसे हुए हैं कि अब तनख्वाहें भी देने के शायद उनके पास पैसे नहीं हैं। तो मुझे नहीं समझ में आती कि ये कैसे अगले साल चलते रहेंगे, और जब आपकी प्रायोरिटीज सही ना हो तो फिर इस तरह की बातें तो होनी ज़रूरी हमने है। गुज़िश्ता माली साल में ये भी देखा कि जब हुकूमत का आखिरी टाइम चल रहा था उस वक्त IMF की भी डील आई, लेकिन उस वक्त एक MNA को 1 अरब रुपए के तरक्याती फ़ंड दे दिए गए। तो क्या इस तरह की पॉलिसी से आप समझते हैं कि जो हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो उसके असरात जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाते? क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, ये बात गलत है। मैं नहीं समझता कि वो IMF से पैसे लेकर किसी MNA MPA को डेवलपमेंट फ़ंड दिए गए हैं। कहीं और से उधार लेके तो दिए जा सकते हैं। IMF से जो हम पैसे लेते हैं वो तो सिर्फ़ उस सूद की पेमेंट के लिए होते हैं जो हमने फ़ॉरेन कर्ज़ा लिया हुआ फ़ॉरेन करेंसी में, और वो कर्ज़ा देना तो दूर की बात है, उसका सूद भी देने के जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम IMF के पास जाते हैं कि भाई हमें इतना सा उधार दे दें कि हम अपने कर्ज़े का सूद अदा कर सकें। तो बाकी डेवलपमेंट फ़ंड तो मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल ही मुखालिफ हूँ कि किसी भी MNA MPA को किसी भी किस्म का कोई डेवलपमेंट फ़ंड नहीं मिलना चाहिए। ये इनका काम ही नहीं है। इनका काम तो लेजिस्लेशन है, ये पॉलिसी साजी करें, ये कानून बनाएं, ये असेंबलियों में बैठें, ये इनका काम है। ये डेवलपमेंट तो ये तो ज़िले हुकूमतों का काम है, जिनको हमने मुस्तरदी किया हुआ मेरा ख्याल कई सालों से। कोई ज़िला हुकूमत है ही नहीं हमारे मुल्क में, किसी सूबे में भी नहीं है। तो हमारे मुल्क में तो हर गंगा ही उल्टी बहती है, तो ये गंगा भी हमारे मुल्क में उल्टी ही बह रही है। मुल्क की बात हो रही है तो हम आखिर में ज़रा हमसायों की बात कर लेते हैं। कारोबारी माहौल, हम बांग्लादेश को देखते हैं, उसकी सनत रोज़ाना खबरों में मिलता है कि वो काफ़ी आगे जा रही है। इंडिया तो खैर बहुत आगे चला गया, हमसाया मुल्क अफगानिस्तान भी है, भारत भी है। तो क्या हम किसी को फॉलो करने की पोजीशन में भी नहीं है जो मौजूदा हालात में हैं हम हैं, या कहीं कोई हमारा रोल मॉडल है कि हम इस मॉडल को फॉलो करें तो हम बेहतर हो सकते हैं? देखिए, इंडिया की तो पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, वो तो माशाल्लाह बहुत स्पीड से तरक्की कर रहा, और पिछले 8 सालों में तकरीबन उन्होंने 20 से 22 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर खींच लिया है। और चाइना का भी यही हाल है। देख लें, तकरीबन आज 14-15 साल हो गए, उनका ग्रोथ रेट 8-9% आ रहा हर साल, और करोड़ों लोगों को उन्होंने भी गुर्बत की लकीर से ऊपर खींच लिया। और जहाँ तक बांग्लादेश का मामला है तो बांग्लादेश के हालात हमसे काफ़ी मुख्तलिफ हैं। एक तो बांग्लादेश को कैटेगराइज़ किया जाता है अंडर डेवलप कंट्री में, और हम आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में। तो उस वजह से भी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनको सहूलतें हैं। एक्सपोर्ट अगर बांग्लादेश से होती है तो उसके ऊपर ड्यूटियाँ नहीं लगती, टैरिफ बहुत कम है, और प्रिविलेज ट्रेड के मौके उनको मौजूद हैं। और कुछ वो फिर एटमी ताकत भी नहीं है। हम जब से एटमी ताकत बने हैं उस वक़्त से बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो हमसे तिजारत नहीं करना चाहते, या अगर करना भी चाहते हैं तो हमारे प्रोड्यूस के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देते हैं। तो इसलिए बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का मुआवजा ना करें। हाँ, अगर पाकिस्तान का मुआवजा करना है तो आप
इजिप्ट के साथ करें या और अपने साइज़ के मुल्क के साथ करें जो डेवलपिंग नेशंस की लिस्ट में आता हो, अंडर डेवलप्ड नेशंस की लिस्ट में ना आता हो। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, तफसीलें बताया। नाज़रीन आपने गुफ्तगू जानी, यही कहा जा रहा है कि जो ये बजट आएगा वो भी IMF की पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाएगा। उसमें अब देखना यह है कि हुकूमत मज़ीद कौन से मुश्किल फ़ैसले करती है, और फिर मुश्किल फ़ैसले तो यकीनन बर्दाश्त तो पब्लिक और ताजरों ने करने हैं। ये बजट के बाद ही वाज़ेह होगा कि हुकूमत के पास इस बार क्या ऐसा फार्मूला है जो कि अब जो पब्लिक पर और जो सनत है उस पर वो इम्प्लीमेंट करती है। रिलीफ के हवाले से अभी तक कहीं से कोई खैर की खबर नहीं सुनाई दे रही। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।